जब भी आप तिब्बत के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? यहाँ के संत और योगी या फिर चीन की अधीनता से जुड़ा इसका इतिहास? लेकिन एक समय ऐसा भी था जब तिब्बत अलग था और इसका इतिहास भी अलग था। मेंडेलेव एरा की शुरुआत में तिब्बत योद्धाओं की भूमि थी। ये हमेशा से शांत साधु संतों की भूमि नहीं थी। एक जमाने में तिब्बत में शानदार योद्धा हुआ करते थे। तिब्बत का इतिहास सच में जानने योग्य है और अगर आप भी तिब्बत का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, 7वीं सेंचुरी में तिब्बत में रहने वाले क्लैंस में काफ़ी मतभेद और लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कुछ समय बाद साउथ के यारलंग वंश के नामरी संगसेन ने क्लैंस को हराकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इन्हीं को तिब्बत का संस्थापक माना जाता है। बाद में नामरी को जहर देकर मार दिया गया था और उनकी जगह उनके 13 साल के बेटे सोंगस्टन गैम्पो ने कमान संभाली। अब आपको लग रहा होगा कि क्या 13 साल का नासमझ बच्चा सत्ता के दांवपेच समझ सकता है? सोंगस्टन गैम्पो ने ना सिर्फ दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया बल्कि पिता को जहर देने वाले का भी पता लगाया और उसे मौत की सजा दी। सोंगस्टन अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपनी राजधानी लहासा में शिफ्ट कर दी। 630 का दशक तिब्बतियन एम्पायर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सोंगस्टन ने अपनी एक बेटी की शादी झेंगजंग के राजा से कर दी। कुछ सालों बाद उसने झेंगजंग की सीक्रेट रिपोर्ट्स भेजनी शुरू कर दी और इस बात का फायदा उठाकर उसने झेंगजंग पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने वहां के राजा की हत्या करके उसके राज्य को भी अपने साथ मिला लिया। सोंगस्टन ने 6 औरतों से शादी की थी, जिनमें 4 तिब्बती और 2 फॉरेनर्स थी। इनमें से एक चीन की प्रिंसेस वैनचैंग और दूसरी नेपाल की प्रिंसेस बरिकाठी थी। तिब्बतियन एम्पायर में इन दोनों महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। बरिकाठी बुद्धिज्म के लिए अपने कमिटमेंट और मठों के संरक्षण के लिए जानी जाती थी, जबकि वैनचैंग से सोंगस्टन की शादी के बाद से तिब्बत में शांति का माहौल था क्योंकि चीन के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो रहे थे। 640 के आसपास सोंगस्टन ने अपने बेटे गनसोंग गंगस्टेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जल्दी ही गंगसोंग की मृत्यु हो गई और सोंगस्टन को फिर से तिब्बत की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। उस समय भारत के ज़्यादातर उत्तरी हिस्से में हर्षवर्धन का शासन था, जिनके संबंध चीन के साथ काफ़ी अच्छे थे। दूत अक्सर भारत से चीन और चीन से भारत आया जाया करते थे। भारत से चीन जाने का रास्ता तिब्बत से ही था। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 648 सीई में एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस उत्पन्न हुआ। चीन से कुछ दूत भारत में हर्षवर्धन की मौत के बाद भारत की स्थिति को देखने के लिए आए थे। उस समय उस हिस्से को अरुणेश्वर नाम के एक राजा ने हड़प लिया। राजा अरुणेश्वर ने चीन के दूतों पर हमला कर दिया। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसके कारण साफ नहीं है। इस हमले में सिर्फ 2 दूत ही बचकर जीवित भाग पाए थे। इनमें से एक दूत जिसका नाम वैंग था वो भागकर तिब्बत गया और उसने लहासा में शरण ली। उस समय तिब्बत के शासक ने आर्मी भेजकर भारत के उस हिस्से पर हमला किया और राजा अरुणेश्वर को हराकर बंदी बना लिया। इस घटना के 1 साल बाद ही सोंगस्टन की मृत्यु हो गई और उस वक्त उसका बेटा मैंगसोंग मंगस्टन सिर्फ 3 साल का था। इसीलिए उस समय तिब्बत के मंत्री रहे गांटोंग सैन ने तिब्बत की कमान अपने हाथ में ले ली। उसने तिब्बत को अपनी विचारधारा के हिसाब से मोड़ना शुरू कर दिया। गांटोंग सैन वास्तव में एक अच्छे लीडर थे। चाइनीज हिस्टोरिकल राइटिंग्स में भी गांटोंग सैन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी समझदार, स्ट्रिक्ट और सम्माननीय थे। 663 सीई तक भी तिब्बत में अजाह तिब्बत के कब्जे में नहीं आया था। गांटोंग सैन ने अजाह के बाकी ग्रुप्स को भी हराया और वहां पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अजाह भी पूरी तरह तिब्बत का भाग हो गया और वहां तिब्बती भाषा और कल्चर को अपना लिया गया। वहां जनगणना हुई, टैक्सीज लगाए गए और आर्मी रिक्रूट हुई। लेकिन इसके बावजूद भी गांटोंग सैन संतुष्ट नहीं हुआ। वो सिल्क रोड पर भी तिब्बत का अधिकार चाहता था। उस समय सिल्क रूट चीन के कंट्रोल में था। इसके लिए उसने सबसे पहले कश्मीर की माउंटेन्स पर सेना भेजी। इस बार तुर्कियों के साथ मिलकर उसने कश्गार रीजन और खोतान जैसे शहरों से चीन का कनेक्शन इंडिया और पर्सिया से पूरी तरह से खत्म कर दिया। तिब्बतियन एम्पायर ने टैरिन बेसिन के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 667 सीई में गांटोंग सैंग की मौत हो गई और उसके बेटों ने उसके एम्पायर को आपस में डिवाइड कर लिया और अलग अलग हिस्सों पर शासन करने लगे। 690 में
गागटोंग सैन के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ने लगे। सबसे पहले खोतान के गवर्नर को चीन की फोर्स ने हरा दिया। इसके बाद गाटागू पर सोग्डियंस ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही टेराइन बेसिन पर भी फिर से चीन ने कब्जा कर लिया और अब गाटोंग सैन का एक बेटा गा ट्रेनिंग ही बचा था। उसने चीन से बचाव के लिए बॉर्डर पर अपनी सेना खड़ी कर रखी थी। इस बीच चीन के एम्परर ने लहासा के ड्यूसोंग को संधि का प्रस्ताव दिया और उसने इसको स्वीकार भी कर लिया और हंटिंग के गार क्लैन के सभी मेंबर्स को बुलाया गया। वहां उनकी हत्या कर दी। इसके बाद ड्यूसोंग ने ट्रिन रिंग पर हमला किया। ट्रिन रिंग की सेना लंबे वक्त से चीन की सेना से लड़ रही थी। ऐसे में युद्ध के बाद भी उनका ड्यूसोंग की सेना से जीतना लगभग असंभव था। इसीलिए ट्रिन रिंग ने आत्महत्या कर ली। अब तिब्बत काफ़ी मामलों में ग्लोबलाइज हो चुका था। धीरे धीरे भारत और बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस इसमें काफ़ी हद तक बढ़ गया था। 700 ईस्वी के आसपास चीन में संतों का काफ़ी विवाद चल रहा था, इसलिए वो सब भागकर तिब्बत आ गए। प्रिंसेस जिंगचैंग जो कि सेनपाई की पत्नी थी, उसने सभी का दिल खोलकर स्वागत किया। इनके लिए कैंप्स बनाए गए और कुछ समय बाद तो बौद्ध मंदिरों के निर्माण भी किए गए। लेकिन 3 साल बाद स्मॉलपॉक्स महामारी आई और लोगों का मानना था कि ये विदेश से ही इन्हीं संतों के साथ आई है, इसीलिए इन्हें तिब्बत से बाहर निकाला जाना चाहिए। इसी बीच जिंगचैंग की भी मौत हो गई थी और अब इन बौद्ध साधुओं का कोई समर्थक नहीं बचा था। इसी बीच 2 क्लैन लीडर्स ने सैनपो की हत्या कर दी। इसके बाद तिब्बत के महान राजा ने तिब्बत की कमान संभाली और इसका भविष्य बदल दिया। ट्राइसोन डैटसन ने बौद्ध धर्म को तिब्बत का स्टेट रिलीजन घोषित किया। सिल्क रूट पर फिर से कब्जा कर लिया और सिविल वॉर को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये था तिब्बत का मिडिल ईस्ट इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।